नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दिल टॉप की खास पेशकश रखवाले, जिसमें हम हफ्ते भर के डिफेंस अपडेट्स पर बात करते हैं। दर्शक अब तक ये जान गए हैं कि रक्षा मंत्रालय ने, इनफैक्ट भारत सरकार ने डिफेंस सर्विसेज में तीनों सेनाएं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसमें एंट्री लेवल नॉर्म्स को अब चेंज कर दिया है। एक नई रिक्रूटमेंट स्कीम आई है अग्निपथ नाम से, जिसके मार्फत 4 साल के लिए अग्निवीर तीनों फोर्सेस में इंडक्ट होंगे। 4 साल तक वो वहाँ सेवा देंगे, उसके बाद 25% को रिटेन किया जाएगा और बाकी लोगों को एक गोल्डन हैंडशेक के साथ वापस समाज में भेजा जाएगा। इसको लेकर अलग अलग तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। युवा जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे हम संयम की अपील करते हैं, लेकिन वो अपना एतराज़ जता रहे हैं। एक पक्ष युवाओं का है, दूसरा पक्ष उन एक्सपर्ट्स का है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के डेकेड्स तीनों फोर्सेस को दिए हैं। उनके पास अच्छा खासा अनुभव है और वो अग्निपथ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को लेकर के अपनी राय रख रहे हैं। ऐसे 3 मेहमानों को हमने यहाँ पे दावत दी है। सबसे पहले हैं लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा, एक्स एडजुटेंट जनरल रहे हैं इंडियन आर्मी के, फिलहाल डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं क्लॉज में और विवेकानंद फाउंडेशन में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू निखिल। दूसरे मेहमान हैं हमारे मेजर जनरल यश मोर, आर्मी में लंबे करियर के अलावा ये बहुत सारे बच्चों को मेंटर भी करते हैं तीनों सर्विसेज में ज्वाइनिंग के लिए। तीसरे मेहमान हमारे साथ हैं मेजर जनरल अशोक कुमार, माफ़ कीजिएगा, कारगिल वॉर वेटरन हैं और विजिटिंग फेलो हैं क्लॉज में। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू। जनरलमैन, हम लोग रखवाले की इस किस्त को शुरुआत करना चाहते हैं टीम रखवाले और पूरे देश की तरफ से आप तीनों का शुक्रिया अदा करके। आप तीनों ने अपनी जवानी के लंबे साल इस देश को पहले ही दे दिए हैं। उसके बाद अब आप नई पौध को मेंटर कर रहे हैं। कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग एक्टिवली लोगों को मेंटर करते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग तीनों ओपनिंग रिमार्क्स दें कि आप अग्निपथ को लेकर के और उससे लेकर जो रिएक्शन आ रहा है उसको लेकर के क्या सोचते हैं। वी वॉन्ट टू स्टार्ट विद लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा। थैंक यू निखिल फॉर इनवाइटिंग अस। और अभी भी जवान है, आपने ऐसा बोला कि जिससे हम बूढ़े हो चुके हैं तो जवानी इज स्टेट ऑफ माइंड, सो अभी भी जवान है। मैं कहना चाहूंगा 3-4 बातें मैं कहना चाहूंगा। पहले, इस सारी एम का एक्सरसाइज रिक्रूटमेंट नहीं है, एक नया रिक्रूटमेंट स्कीम है। पर इसका मतलब, पीछे उद्देश्य क्या था? ये उद्देश्य सिर्फ सिंपल है कि हिंदुस्तान की आर्मी का एक डाउन साइजिंग करना, एक ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फोर्स को करना जरूरी है। बिकॉज फ्यूचर लड़ाई और मॉडर्न वॉरफेयर पूरा बदल चुका है और खास करके अभी लास्ट हाल में 2-3 लड़ाइयां हुई हैं, उससे पूरा क्लियर है हमारा जो नॉर्दर्न एडवर्सरी है किस किस्म की लड़ाई वो लड़ना चाहता है, डिफरेंट है। इसलिए एक आर्म्ड फोर्सेस को एक डाउन साइज करने की आवश्यकता थी और उस आवश्यकता को बड़े समय से बातचीत चल रही थी। अब ये ऑप्टिमाइजेशन एक्सरसाइज के थ्रू एक रिक्रूटमेंट पैटर्न जो गवर्नमेंट अभी लेकर आई है। दूसरी बात है कि इसमें आर्मी को एक ऑल इंडिया कैरेक्टर देने की आवश्यकता थी। आर्मी में ज्यादातर इस वक्त बायस नॉर्थ इंडिया का हो चुका था। कहने को लोग बोलते हैं कि 70% से ज्यादा आर्मी नॉर्थ इंडिया से आती थी। वो एक नेशनल इंटीग्रेशन के विपरीत थी। सो एक नेशनल इंटीग्रेशन को बीच में लाने की आवश्यकता थी, जिसमें ये स्कीम को बनाया गया। तीसरी बात है, एक टेक्नोलॉजिकल इनटेक के लिए जरूरत थी, बिकॉज हमको फ्यूचर वॉर्स और टेक्नोलॉजिकल वॉर्स। चौथी बात थी यूथफुल प्रोफाइल, जिसके बारे में कई बार कहा जा चुका है। और पांचवी बात है कि ये जो लोग बाहर जाएंगे उनमें सोचा जा सकता है कि देयर इज उसे नेशन बिल्डिंग का होगा, लोग ट्रेंड होंगे और इस चक्कर में इस पांचों मुद्दों को मिला के इस स्कीम को बनाया गया। बट बेसिकली इशू है कि आर्मी को डाउन साइज करने की, ऑप्टिमाइज करने की आवश्यकता थी, उसके लिए स्कीम को बनाया गया। और ये स्कीम, फाइनेंशियल पैकेज बहुत बढ़िया है। 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा इसमें कि फाइनेंशियल पैकेज अच्छा है, इससे बहुत अच्छा हो सकता था, पर फाइनेंशियल पैकेज ठीक है। दूसरी बात है कि इंडियन आर्मी कोई मनरेगा नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट स्कीम नहीं है कि लोगों को एम्प्लॉय दिया जाए। इस वक्त हमको डाउन साइज, और डाउन साइज मीन 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लोग कम करने की आवश्यकता है। सो एक बड़ा ड्रामेटिक स्टेप लेने की जरूरत थी। ये ड्रामेटिक स्टेप गवर्नमेंट ने इस अग्निपथ स्कीम के थ्रू लिया है। अब जैसे कि लास्ट 2 दिनों में पता चला है कि इसमें कुछ खामियां हैं। अगर चाहे तो मैं बोल सकता हूं, नहीं तो ये खामियां जो है हमको रिजॉल्व करने की आवश्यकता है। हम इसके विषय में, जैसे आपकी बातचीत चलती है, हम आगे बात कर सकते हैं। इन खामियों को पूरा करना आवश्यक है अगर इस स्कीम को सक्सेस होना है। और सक्सेस का मतलब है इंडियन आर्मी को डाउन साइज होने का है। तो वो खामियां जो 3-4 मैं गिन सकता हूं,
उनको ठीक करने की इस वक्त आवश्यकता है। बिल्कुल, हम उन पे आएंगे सर। हम चाहते हैं कि जनरल कुमार ने काफ़ी एक्टिवली अग्निपथ को सेकंड किया है, उन्होंने कुछ चेंजेस भी इसमें सजेस्ट किए थे, लेकिन हम उनसे जानना चाहते हैं कि जिस रूप में ये स्कीम सामने आई है और जिस रूप में डिस्कस हो रही थी पिछले 1.5 साल से, उसके बारे में क्या जानकारी है सर, जो पर सोर्सेज आप यहाँ पे हमारे दर्शकों से बांट सकते हैं कि पहले MOD और साउथ ब्लॉक किस तरह की विचार परंपरा से काम कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने किस तरह के चेंजेस उनमें इंट्रोड्यूस किए, क्योंकि आपने इस चीज़ को लिखा है अपने आर्टिकल्स में कि जो स्कीम डिस्कस हो रही थी और जो स्कीम अनाउंस हुई है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है विद इन मिनिस्ट्री जो डिस्कशंस चल रहे थे। इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे सर? मेरे ख्याल से इस स्कीम को इसके प्राइमरी इंटेंडेड पर्पस को समझकर देखने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि कुछ कारणों से इसका जो नैरेटिव होना चाहिए था वो कहीं छूट गया है। इसके पीछे गवर्नमेंट को भी जिम्मेवार कहा जा सकता है, क्योंकि जैसा हमारे एल्डर रिस्पेक्टेड जनरल राकेश शर्मा ने कहा कि फोर्सेस को डाउन साइज करने की जरूरत है, लेकिन किसी भी स्टेज पर गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि भाई हमने अपना थ्रेट असेसमेंट कर लिया है, हमारी रिक्वायरमेंट 12 लाख से घटकर 10 लाख हो गई है और हमने थिएटराइजेशन में सिर्फ 10 लाख ट्रूप्स की जरूरत है और इसलिए हमको अपना इंटेक घटाने की आवश्यकता है। यह न कहे जाने से अब हम सब अपना अनुमान लगा रहे हैं कि शायद इसके पीछे उनकी यह भी एक मंशा है। दूसरी चीज है कि इस रिक्रूटमेंट स्कीम को सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के लिहाज से देखा जा रहा है, जबकि उसके सिर्फ 25% को जो रिटेन किया जा रहा है उसको ही आर्म्ड फोर्सेस के लिहाज से देखना चाहिए। बैलेंस जो 75% का लॉट है उसको आर्म्ड फोर्सेस में जो इनिशियल कंट्रीब्यूटरी रोल है उसके बियॉन्ड नेशनल बिल्डिंग रोल से देखा जाना चाहिए। ये बहुत जरूरत है। अभी आप देखिए, रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, रशिया इतना बड़ा सशक्त राष्ट्र था, इतनी बड़ी मैन पावर थी उसकी, बावजूद इसके वह ऐसे दौर में पहुंच गया है इस समय कि उसके पास में एडिशनल ट्रूप्स अब उतने स्पेयर नहीं रह गए, इतने अवेलेबल नहीं है जिसको उसकी जरूरत है, खासकर जब वह एक स्मॉलर एडवर्सरी से लड़ रहा है। तो अग्निवीर से जो रिक्वायरमेंट के बियॉन्ड 4 टाइम्स लोगों को तैयार किया जा रहा है 4 साल की रीजनेबल ट्रेनिंग के बाद में, ये लोग अगर राष्ट्र में कभी भी सर्ज कैपेसिटी की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमको चाइना और पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ना पड़ सकता है, माउंटेनस टेरेन है, युद्ध लंबा भी खिंच सकता है, तो हमारे ये लोग इस सर्ज कैपेसिटी में इमीडिएटली अवेलेबल होंगे। दूसरी चीज ये है कि शायद मेरी समझ से इस स्कीम का एक बहुत बड़ा रोल है नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज के लिए। हिंदुस्तान इस समय यूथ बल्ज के दौर से गुजर रहा है, जो हमारी एक बहुत बड़ी नेशनल एसेट है, लेकिन हमारा ये यूथ बल्ज तभी हमारे फायदे का होगा जब उसके अंदर योग्यता होगी, कमिटमेंट होगा, नेशनल फरोवर होगा और वो रिक्विजिट स्किल के साथ में नेशनल बिल्डिंग में शामिल होगा। तो यह जो 4 साल का टाइम है उनको ये सारी चीजें लाने में मदद देगा और एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करेगा कि अवेलेबल रिक्रूटेबल यूथ का बेस्ट 25% हमने ऐसा ले लिया जो टेक्नोलॉजी सुपीरियर होगा, नए वेपन सिस्टम्स को हैंडल कर पाएगा, नए तरीके से लड़ पाएगा और स्मॉल टीम एक्शंस, चाहे लड़ाई में उसकी जरूरत हो या काउंटर इंसर्जेंसी में जरूरत हो, उसको बेहतर तरीके से लीड कर पाएगा जब वो एनसीओ लेवल पे पहुंचता है। तो ये जो नेशन बिल्डिंग का जो मॉडल है या जो उसके प्रति उसके पीछे भावना है उसको समझने की जरूरत है और यह भावना इस तरीके से पूरी की जा रही है कि आर्म फोर्सेस को इससे फायदा ही फायदा हो रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है। बाकी मुद्दे मैं उठाऊंगा ताकि जैसे जैसे हम इस डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जनरल मोर, हम आपके पास में आना चाहते हैं। हम एक वॉलंटियर फोर्स रखते हैं हमारे देश में, सबसे बड़ी वॉलंटियर फोर्स है दुनिया की। हम चाहते हैं कि लोग अपनी मर्जी से अपनी शर्तों पे फौज में शामिल हों, अपने आप को साबित करें और उसके बाद फिर वो इंडक्ट किए जाते हैं तीनों सर्विसेज के अंदर।
आप उन बच्चों से, लड़के लड़कियों से मिलते हैं जो एस्पिरेंट्स हैं तीनों सेनाओं में आने के लिए, उनसे आपकी जो बातचीत हो रही है वो आपसे क्या कह रहे हैं? और जो सरकार ने 2 साल का रिलैक्सेशन ऑफर किया है उन बच्चों के लिए जो 2 साल का जो ये कोविड पीरियड था उसके अंदर ओवर एज हुए, क्या उन्होंने उनके जो चिंताएं थी, उनकी डर थे, उनको कहीं भी कम किया है सर? निखिल, फर्स्टली शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया इस एलीट पैनल में, और बहुत ही रेस्पेक्टेड ऑफिसर्स के साथ बातचीत करने का अपना ही मजा है, उनका पर्सपेक्टिव सुनने का। मैं 5-6 बातें पहले स्कीम के बारे में बताऊंगा, फिर ये जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा उसको आंसर करूंगा एज माय ओपनिंग कमेंट्स। सबसे पहले तो इस स्कीम में जिस तरीके से लाया गया ना स्कीम, इसमें एक ट्रस्ट डेफिसिट है। इसमें इसको जिस तरीके से पेश, काफी दिन से, 1 महीने से, तो जब से पहले द हिंदू ने सबसे पहले अखबार में निकाला था कि स्कीम आ रही है, ये है, तभी से लोग थोड़ा सा सचेत हुए थे। बट जो 1.5 साल से ऊपर नीचे स्कीम चल रही थी, रिक्रूटमेंट बंद हो गई थी, किसी को कुछ नहीं पता था, ये एक सीक्रेसी से चल रही थी। जहां रिक्रूटमेंट की बात हो, देश के नौजवानों की बात हो, हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, पहले डिबेट होता है देश के अंदर, एक कंसेंसस बनाया जाता है, दूसरा साइड भी लिया जाता है, वो किसी ने जाके गांव देहात के दौरे नहीं किए, ना कोई स्टडी करी, ना किसी ने पूछा, या ना जवानों से। जेसीओ जुवार तो कभी शो में आते ही नहीं है, उनसे तो पूछ लो कम से कम कि उनके घरों में जाके स्कीम का क्या होगा, ये हुआ ही नहीं। तो ये स्कीम बनती रही ऑफिसर्स और एमओडी ब्यूरोक्रेसी के बीच में, और एक दिन इसको लाया गया। यहाँ तक मेरे से जो लोग टच में है, मैं तो ज्यादा साल पहले रिटायर नहीं हुआ, 1.5 साल हुए हैं, तो फौज के अंदर भी स्कीम के प्रति काफी आशंकाएं हैं, इवन ग्राउंड लेवल पे। इस पे कोई ज्यादा जोश नहीं है, नहीं तो सेलिब्रेशन चल रहे होते फौज में कि बहुत ब्रिलियंट स्कीम आई, तो वो है नहीं। फिर है जो हम बात कर रहे हैं डाउन साइजिंग की। डाउन साइजिंग, यस, ये डाउन साइजिंग तो जब विक्रम चीफ बने थे तब बात हुई थी कि 50,000 सैनिक कम करेंगे। ये तो कितनी बार बात हुई है, 50,000 कम करेंगे, 1 लाख। उसको धीरे धीरे किया जाता है, आप एक झटके में एक बिल्डिंग को ध्वस्त नहीं कर देते। अगर बहुत ही ब्राइट ब्रिलियंट आइडिया है, आप उसको पनपने दें, धीरे धीरे उसको ट्रायल करें, उसको टेस्ट करें। हम जब भी कोई नया, अभी ये थिएटर कमांड क्यों नहीं बना पा रहे हम? चाइना ने तो थिएटर कमांड बनाए हुए इतने साल हो गए, दुनिया भर की मॉडर्न आर्मीज में ये तो हम कॉपी करने के लिए तैयार है सिस्टम। थिएटर कमांड क्यों नहीं कर रहे हैं हम? क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज इतने प्रॉब्लम्स उस इश्यू के अंदर। चौथी चीज ये है, हमारे सीडीएस का इंतकाल हो गया, बड़े दुख के। उसके बाद 6 महीने हो गए हैं, आप सीडीएस नहीं अपॉइंट कर पाए। ये स्कीम अगर एक नए सीडीएस के थ्रू भी अगर निकल जाती कि चलो पहले एक नए सीडीएस को लाया जाए, उनको टाइम दिया जाए, उनको समझा जाए कि स्कीम को, और वो स्कीम के फ्रंट होते, वो भी नहीं हुआ। तो इसमें भी थोड़ा सा लग रहा है कि कोई जल्दी थी कि इसको लाने की, और पिछली रिक्रूटमेंट का दबाव था। उसके बाद अगर इतनी ब्राइट स्कीम है, इतनी ब्रिलियंट स्कीम है, इतने पैसे बचेंगे इसमें और इतना डाउन साइजिंग होगा, व्हाई नॉट फॉर ऑफिसर्स? ये स्कीम ऑल रैंक्स, हर चीज ऑल रैंक्स के लिए करनी होती है। ये फौज है, और क्या है हमारे देश में, हम अमेरिका नहीं है, हम सिंगापुर नहीं है, साउथ कोरिया नहीं, हम किसी के एग्जाम्पल लेते हम नहीं है। उनके यहाँ गांव से बच्चे और शहर के अफसर नहीं आते, वो एक ही सोसाइटी के, एक ही स्कूल कॉलेज के पढ़े हुए बच्चे, कोई अफसर है, कोई जवान है, डिपेंड करता है। और उनके यहाँ सोशल सिक्योरिटी इतनी जबरदस्त है, ये बच्चे सड़कों पे इसलिए क्योंकि सोशल सिक्योरिटी नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में ये क्वेश्चन मार्क है इस जॉब के ऊपर। और ट्विटर पे कह देना कि जी जॉब मिल जाएंगे हम देख रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस में हमारे जो लैटरल इंडक्शन नहीं हो पाया है। हम देख रहे हैं कॉर्पोरेट में सिपाही की कोई ऐसा टेक्निकल स्किल हम नहीं दे सकते उसको कि वो कर ले। और लास्ट चीज में, बिफोर आई फिनिश माय ओपनिंग रिमार्क्स, जब आपने ले लिया स्कीम को, रोल आउट करोगे, वो जो 25% है कैसे डिसाइड करोगे? 4 साल में आप अगर 100 आपके पास लड़के हैं और 100 के 100 का सेम स्टैंडर्ड है फायरिंग का और फिजिकल फिटनेस का, आप मुझे बताओ कौन सा मापदंड, कौन सा टेस्ट करा के ये डिसाइड करोगे? वांट इट लीड टू नेपोटिज्म? क्या इससे हमारे एचआर इश्यूज में प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी? एनोनिमस लोग रोज पहुंच जाएंगे। जब हम लेडीज को लेके आए शॉर्ट सर्विस कमीशन में, वो सबके सब कोर्ट में जाके उन्होंने एक परमानेंट कमीशन ले ली। तो ये जवान फिर ये कोर्ट केसेस भागे, जब मैं और ये बराबर थे, अब मेरे को क्यों नहीं लिया? तो ये हम वी आर प्लेइंग, एक अच्छा सिस्टम था, बहुत ब्राइट स्कीम है, ब्रिलियंट स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है, तो उसको एक टेस्ट कर लो, 5-7 हजार को ले आओ, या इसको रिवर्स कर दो कि पहले साल हम 75% को रखेंगे, 25 को बाहर कर देंगे, अगले साल 5-5% करके 5-7 साल दीजिए ना। ये सेना कब से चली आ रही है इस तरीके का जो रिक्रूटमेंट पैटर्न है, लोगों का माइंडसेट चेंज करने में कि नहीं अब भर्तियां नहीं है, सरकारी नौकरियां नहीं है, टाइम लगेगा। तो उसके लिए ये गांव का बच्चा तैयार नहीं है स्किल सेट कि जो बहुत पेट्रियोटिक ऑलरेडी है, इसमें और क्या नया आप डालना चाहते हो कि सडनली
टेक्नोक्रेट हो जाएंगे, पेट्रियोटिक हो जाएंगे। ये तो मुझे समझ नहीं आता है। जिस तामझाम से इसको हम मास को क्रिएट करना चाहते हैं वो क्लियर नहीं हो रहा है। इसीलिए बच्चों में फ्रीज कर दे थोड़ी दिन के लिए। पुराने बच्चों को जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहे थे उनको ले लें आप, सब जिस भी स्टेज पे थे वो, उनको रिलैक्सेशन दे दो, उनको ले लो। एंड नाउ इन अ डेलिब्रेट फैशन इसको सोच समझ के इस स्कीम को रोल आउट किया जाए और फिर देखा जाए कि हमने डाउनसाइज किया, कितने पैसे बचे, देश में बहुत पेट्रियोटिज्म बढ़ गया और बहुत ज्यादा इसका फौज को बड़ा फायदा हुआ है। और जहां टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे सर, पिछली हम चाइना के साथ लड़े तो हम लठों से लड़ रहे थे, और पाकिस्तान के साथ तो एलसी के ऊपर कौन सी टेक्नोलॉजी और कैसे कौन से वॉर होने वाले। हमारे दोनों तरफ स्कर्मिशेस होंगे और स्कर्मिशेस टाइप की ही लड़ाई है। अब तो हम जो है पत्थरों से लड़ रहे थे चाइना के साथ 2 साल पहले गलवान में। तो इसलिए देन आई एम रेडी टू डिस्कस ऑल द गुड पॉइंट्स। अगर अच्छी स्कीम है तो व्हाई नॉट, वी विल सपोर्ट इट। बिल्कुल, एक चीज़ से तो मैं जलमोर की एग्री करता हूं कि सोशल सिक्योरिटी का माहौल इन जनरल अगर पूरी कंट्री में जॉब मार्केट बढ़िया होता तो शायद हम अग्निपथ को लेकर के इस तरह का वायलेंट रिएक्शन नहीं देखते, स्पेशली अमंग यूथ, क्योंकि वो तो वैसे भी अपना करियर बनाना चाहते हैं। हम जनरल शर्मा के पास वापस आना चाहते हैं। सर, आपने डाउन साइजिंग की बात की थी, एमओडी ने अपनी तरफ से नहीं कही है, लेकिन अंदर खाने ये बात ऑलमोस्ट क्लियर है सबको कि सम ईयर्स डाउन द लाइन हम डाउन साइज करने वाले हैं, और उसकी शुरुआत आज नहीं हो रही है तो कल होगी, कल नहीं हो रही तो परसों होना ही है। मैं दूसरी एक और चीज़ के बारे में आपके रिमार्क्स चाहता हूं सर। हमारे पेंशन बिल्स बहुत ऊपर जा रहे थे, हमारे कैपिटल एक्विजिशन जो बजट है उसके भी ऊपर चला गया था, और जब सीडीएस जनरल बिपिन रावत इन सर्विस थे सितंबर लास्ट ईयर एक प्रस्ताव मूव किया गया था जिसके अंदर ये डिस्कस हो रहा था कि तीनों सर्विसेज के अंदर रिटायरमेंट एज को एक बना दिया जाएगा, और उसके बाद जो आपके जेसीओआर हैं उनके रिटायरमेंट एजेस को भी ऊपर लेके आएंगे। जो अगर आपको पक्की पेंशन वाली सर्विस करनी है तो वो ऑलमोस्ट 35 तक जाने का प्रपोजल था। क्या ये सारे डेवलपमेंट्स हिंट नहीं कर रहे थे कि वी आर एक्चुअली एड्रेसिंग पेंशंस रादर देन अदर जो फैक्टर्स हैं जिनके बारे में फिलहाल चर्चा चल रही, जो एमओडी ने अपनी तरफ से कहे ऐलान में? निखिल जी, इसमें पेंशन का फर्क पड़ेगा आज के 20 साल के बाद। पेंशन तो अभी जो आएगा उसकी पेंशन 20 साल बाद होगी, तो कहना कि आज की डेट में किसी को पेंशन का फर्क पड़ेगा ये गलत बात है। बिकॉज मैं पेंशन वर्क करता हूँ, ये मेरा सब्जेक्ट था, मैं पेंशन के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। तो पेंशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2040 में फर्क पड़ेगा। तो ये आज का नहीं है। अगर हम एनपीएस स्कीम भी लेके आते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने 2004 में लाई थी एनपीएस स्कीम सबके लिए, उसका भी असर जो है जब पहला बंदा रिटायर होगा 2035 में उसका तब पड़ेगा। तो पेंशन का आज नहीं है। सैलरी में फर्क आवश्यक है, क्योंकि सैलरी जो है इसमें ऑलरेडी जब हम रिड्यूस कर देंगे, 2 लाख लोग कम करेंगे तो तकरीबन 3,000 4,000 करोड़ पर साल का सेविंग सैलरी में जरूर होगा। और उसके अलावा अलाइड चेंजेस जो होंगे कपड़े लत्ते में और क्या कहते हैं खाना पीना में, सो देयर इज अ सब्सटेंशियल जो फर्क आएगा वो इसका सैलरी स्ट्रक्चर में आ सकता है और बाकी पैराफर्नेलिया में आ सकता है, पर पेंशन में इमीडिएट फर्क नहीं है। और पेंशन को एनपीएस के द्वारा भी एड्रेस किया जा सकता था। 7th पे कमीशन ने आर्म फोर्सेस को एनपीएस में डालने की काफी डिटेल बातचीत हुई थी, और हमको लग रहा था कि 7th पे कमीशन में नहीं हुआ तो 8th पे कमीशन ने जरूर ये एनपीएस स्कीम आएगी, ये बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, हम लोग अगर फ्यूचर वॉर के बारे में नहीं बात करेंगे, अब चूंकि हम गलवान में डंडों पत्थरों से लड़े हैं, इसका मतलब नहीं अगली लड़ाई डंडों पत्थरों से होगी। आप देखिए, रशिया ने पहले 24 घंटे में 150 मिसाइल फायर किया, सब एम्यूनिशन डंप और पेट्रोल डंप डिस्ट्रॉय कर दिए। पहले 24 घंटे में उन्होंने सारा कम्युनिकेशन ऑफ कर दिया यूक्रेन का। अगर स्टारलिंक, एलन मस्क नहीं आता स्टारलिंक लेके तो यूक्रेन के पास कोई कम्युनिकेशन नहीं था। क्या हमको अगली लड़ाई में एलन मस्क से मांगना पड़ेगा कि हमको आप कम्युनिकेशन दीजिए और हमको आप हथियार दीजिए? इस वक्त मॉडर्नाइजेशन की ऐसी जरूरत है कि एक इन्फेंट्री बटालियन के पास 4 तरह की राइफलें हैं। क्या हम अपने आप को सुधार नहीं सकते? ये जो आर्म्ड फोर्सेस का सुधार है ये एक क्राइंग नीड है। ये जो तरीका अपनाया गया है ये अलग बात है। मॉडर्न वॉरफेयर और फ्यूचर वॉरफेयर की बात अलग है, और ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं इस पर लिखता हूं, ये मेरा पेट सब्जेक्ट है, इसके विषय में मैं कभी भी बात कर सकता हूं। सो ये बात अलग करता हूं। मैं सोशल सिक्योरिटी से बिल्कुल सहमत हूं कि हिंदुस्तान में एक सोशल स्ट्रक्चर है, एक विलेजेस का, गांव का सोशल स्ट्रक्चर है। दूसरी बात एक एस्पिरेशन है।
हर बंदे का एस्पिरेशन है, छोटा फ्रिज नहीं चाहिए, बड़ा फ्रिज चाहिए, छोटी कार नहीं चाहिए, बड़ी कार चाहिए, मोटरसाइकिल से कार चाहिए। हर बंदे का एस्पिरेशन है। ये एक हिंदुस्तान का सोशल स्ट्रक्चर और एक एस्पिरेशन है। ये प्लानिंग कमीशन ने लिखा था पहले, नीति आयोग लिखता है कि भाई देयर इज एस्पिरेशनल नेचर ऑफ इंडिया। ये बहुत जरूरी बात है। इसकी मैं कमियां के बारे में बताना चाहूंगा आपको। पहली बात कि हर आदमी ये सोशल स्ट्रक्चर में मांगता है कि यार मेरा 4 साल बाद मैं दूसरी नौकरी ना ढूंढनी पड़े। ये बिल्कुल सही बात है। हम लोगों ने भी, मैंने पिछले 6 महीने में कितने लेख लिखे हैं, कोई मारूफ रजा शो, बरखादा शो, हर में बोला है कि ये नहीं चलेगा। शॉर्ट सर्विस स्कीम इज अ फेलियर। शॉर्ट सर्विस स्कीम को जवानों पे नहीं लागू किया जा सकता। हमको इनको एक परमानेंट लेटरल इंडक्शन की आवश्यकता है जो पहले गारंटीड हो। अश्योरेंस नहीं कि हम ले लेंगे, वो प्रेफरेंस नहीं होना चाहिए, ये गारंटीड होना चाहिए कि आपको इसके बाद फलानी जगह पे लिया जाएगा। दैट गिव्स अ स्ट्रेंथ टू दैट स्कीम। आज भी ये अगर किया जाए तो इस स्कीम में जान बन सकती है, थोड़ी इसमें जान आ सकती है। दूसरी बात, जैसे जनरल मोहन ने ठीक बोला, ये जो ट्रांजिशन प्रोसेस है, और मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में परसों निकला उसमें मैंने लिखा भी था, ट्रांजिशन प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, नहीं तो लिटिगेशन होगा। हमको ये बताना आवश्यक है कि जो तरीका अपनाया जाएगा वो बिल्कुल सही है और ठीक होगा। और तीसरी बात है कि जो ठीक जनरल मोहन ने बोला, जो प्रीवियसली सिलेक्टेड लोग थे ना, 2020 में जो सिलेक्टेड लोग थे वो अब मेरे सुनने के मुताबिक पूरी तरह सिलेक्टेड नहीं थे। उन्होंने रिटन टेस्ट नहीं दिया था, खास करके आर्मी में नेवी एयरफोर्स में दिया जा चुका था। वो जो लोग हैं वो 1 लाख हो या जितने भी हो, मेरे को फिगर ऑफन मालूम नहीं है, वो जितने भी लोग होंगे उनके बारे में विचार करने की आवश्यकता थी। उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देके आप पहले उनका टेस्टिंग कर लेते, उनमें सेलेक्ट कर लेते। अगर उनका पुराना हेल्थ रिकॉर्ड नहीं चलेगा या पुराना फिजिकल रिकॉर्ड नहीं चलेगा तो उनको बोलो जी आप आइए, आपके पास पर्ची है, आपका पहले टेस्ट होगा, पहले सिलेक्शन होगा, बाद में हम ऑलोंगो करेंगे। ये बात सही है। जो स्ट्रेंथ है ना इंडियन आर्मी की, जो कम होनी चाहिए, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। आर्मी के पास कैपिटल बजट नहीं है मॉडर्नाइजेशन के लिए, और हमको ये क्राइंग नीड है कि अगर हमें चाइना कितना एडवांस कर चुका है पिछले सालों में, कि हमको अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है, और ये क्राइंग जरूरी है हमारे लिए। लेकिन जल कुमार, अब हम आपके पास में आना चाहते हैं। आपने कहा था कि आप सिंस अब ये स्कीम रोल आउट हो गई, अब हम तीनों जो हमारे मेहमान हैं उनसे इसी तरह के रिमार्क्स अब चाहते हैं कि अब अग्निपथ आ गया है, फॉर गुड और बैड हम नहीं जानते, उसका असर आने वाले समय में हमारे सामने आना ही है। अब हमारे पास ये स्कीम है, अब हम इसको कोशिश कर सकते हैं कि जो स्कीम आ गई है उसे किस तरह से बेहतर किया जाए। अगर उसके अंदर कोई लक्यूना है उसको स्पॉट किया जाए और फिर उसके अंदर बेहतरी के सुझाव आप जैसे वेटरन्स दें, और उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एमओडी उस पर एक्ट करे। क्या इस तरह के कोई सजेशंस जनरल कुमार आप देना चाहेंगे एमओडी को, अगर वहाँ के लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं? मेरे ख्याल से पहली चीज तो जो भी लोग एडवर्टीजमेंट के बाद में रिक्रूटमेंट के किसी भी प्रोसेस में पहुंचे थे, चाहे उन्होंने एप्लीकेशन डाला था, चाहे सिर्फ फिजिकल हुआ था, चाहे रिटर्न हुआ था, चाहे मेडिकल हुआ था, अगर पोस्ट एडवर्टाइज थी एंड वो प्रोसेस में इंटर कर चुके थे, तो उन सब को मेरी व्यक्तिगत नजर से पुराने टर्म्स एंड कंडीशंस में उसको कंक्लूड करना चाहिए, इंक्लूडिंग एज रिलैक्सेशन, जो कि अब आया हुआ है सिर्फ 1 माह के लिए। यह एकदम से न्यायपरत चीज है, और मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट ने जिस दिन अनाउंस किया था उस दिन अगर ये कहती कि भाई ठीक है, एडवर्टीजमेंट जो पहले प्रोसेस में शामिल थे उनको आगे ले जाया जाएगा पुराने टर्म्स एंड कंडीशन से, और उसको कंक्लूड किया जाएगा, बट इस डिले में जो एज का रिलैक्सेशन की जरूरत है हम उसको प्रोवाइड करते हैं, तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है, यही नहीं कि वो एजिटेटेड नहीं होता, उसको एक लगता है कि राष्ट्र जो है उसके प्रति फेयरनेस से डील कर रहा है। दूसरा पहलू है जो स्कीम की बात है। स्कीम मेरे ख्याल से आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि जब अवेलेबल रिक्रूटेबल यूथ से आप 25% लेते हैं तो जो आपको क्वालिटेटिव सर्ज होगा डिफेंस फोर्सेस में, उसका कोई और माध्यम है ही नहीं है। हाँ, अब जो लोग कहे जा रहे हैं उनको साइड स्टेप पे करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस में या और जगह, उसमें हम शायद प्राथमिकता और बाकी डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स की बजाय अगर उसको क्वांटिफाइड कर दें कि ठीक है 10% पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाएंगे,
10-15% स्टेट पुलिस फोर्सेज में जाएंगे तो उनको भी बेहतर क्वालिटी का इनटेक मिलेगा, क्योंकि इसकी एज 17 से 21 की एंट्री में 21 से 25 में अवेलेबल हो रहे हैं। अगर हम इस तरह दोनों को कंबाइन करके अब 50% अश्योर्ड जॉब दे दें तो मेरे ख्याल से यह बहुत ज्यादा एडिक्वेट है, क्योंकि जो बैलेंस लोग आप खुद समझिए बाहर आएंगे। अगर कोई जो व्यक्ति है वो ट्रेन होके 4 साल डिफेंस फोर्सेस में आ रहा है, वो किसी रॉ बंदे के साथ में जब ऑन मेरिट ही compete करेगा तो उसके सिलेक्शन की संभावनाएं ज्यादा होंगी। और भी ढेर सारे पहलू हैं जिससे उसकी एम्प्लॉयबिलिटी डिफेंस फोर्सेस, स्टेट पुलिस फोर्सेस, गवर्नमेंट जॉब्स, कॉर्पोरेट्स में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ज्यादा होगी। तो अगर हम 50% अश्योर्ड कर दें तो आई थिंक ये मॉडल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और 50% से ज्यादा अगर हम रिटेंशन में जाएंगे तब हम क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देंगे। तो मेरे ख्याल से इसकी रिस्ट्रक्चरिंग इस मॉडल में हो जाए तो बेहतर है। जनरल मोर आपके पास आना चाहते हैं। जनरल शर्मा भी ये कह चुके हैं, जनरल कुमार भी ये कह चुके हैं कि हमको एग्जिट प्रॉस्पेक्ट्स को अगर हम थोड़ा बेहतर कर दें, अगर उस पर थोड़ी मेहनत सरकार कर लेती है। कुछ अनाउंसमेंट्स उन्होंने कर दिए हैं, एक एज रिलैक्सेशन आ गया है, CAPF में उनको प्रेफरेंस की बात चल रही है, पब्लिक सेक्टर बैंक से कहा जा रहा है कि आप थोड़ा से लिबरल होकर उनके लिए कुछ स्कीम्स अनाउंस कीजिए। बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं। लेकिन जिन लोगों से, जिन बच्चों से आप मिल रहे हैं, उनको, उनकी साइकी को मतलब इस चीज़ के लिए एडजस्ट करने के लिए क्या, कहाँ तक के सरकार को जाना पड़ेगा एग्जिट प्रॉस्पेक्ट्स बेहतर करने के अलावा, या फिर वो आउटराइट इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करने वाले? आपको क्या लगता है? देखो, पहली बात तो इस देश में ना जो अनाउंसमेंट होती हैं कि हम इतने करोड़ नौकरी दे देंगे, अब वो रिलायबिलिटी है नहीं नौजवानों के माइंड में कि आप उनको अनाउंस कर दोगे तो हो जाएगा। बैंक में गार्ड के अलावा बहुत बहुत मुश्किल है। बैंक में PO जॉब के लिए लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं। हमारा सैनिक जो 12वीं पास है, बड़ी मुश्किल से भर्ती हुआ, वो कहाँ से बैंक में PO बन जाएगा या उसमें। तो ये सब ना कहने की बातें हैं, बच्चे नहीं है इस चीज से कन्विंस। आप एग्जिट की बात कर रहे हैं, मैं एंट्री की बात कर रहा हूँ कि ये जनरल अशोक ने बहुत अच्छी बात बताई कि इलीगल है कि आपने नोटिफिकेशन जब भी निकाला था 2018, 19, 20, 21 में, जो बच्चे जिस प्रोसेस से स्टार्ट हो गए थे, मैं कहता हूं ये सबसे पहला काम है, ये अगर सरकार कर दे और इसको फ्रीज में लगा दे स्कीम, क्योंकि 6 में बात करें, क्योंकि निखिल सारे ट्रेनिंग सेंटर खाली पड़े हैं। आज भी अगर सरकार कहेगी ना, आज भी दोपहर को अनाउंसमेंट होगी तो 180 दिन में पहला जवान भर्ती होगा। हमारे प्रोसीजर्स हैं, मैं रहा नहीं हूँ रिक्रूटिंग डायरेक्टर, मुझे ज्ञान नहीं है, बट मुझे इतना पता है क्योंकि मैं जब गांव से जुड़ा हुआ, मेरे घर में कोई हवलदार रिटायर्ड है, कोई सूबेदार है, कोई अभी भी फौज में नौकरी कर रहे हैं, तो सबसे बातचीत होती रहती है, इतना टाइम लगता है। तो इसलिए जो है सबसे पहला काम तो इस पूरी स्कीम को करने का यह है कि पहले उनको आप उनका रोष जो है कम किया जाए। जब फिर बात है, देखो डाउन साइजिंग हमने करना है, डाउन साइजिंग का काम है आप 5-10 हजार रुपये हर साल कम करें, और वो डाउन साइजिंग अक्रॉस नजर आनी चाहिए ना। फिर हमें ऑफिसर कार्डर में भी कहीं ना कहीं हमें डाउन साइजिंग नजर आनी चाहिए कि देखो जी, पहले हम एनडीए के इतने लेते, अब कम हो गए, अब विमेन एंट्री आ गई है, एडिशनल वैकेंसीज हो गई है विमेन, तो अब ये ना बड़ा पेचीदा होता जा रहा है मामला। तो हमने अगर डाउन साइजिंग करना है तो वी मस्ट स्टार्ट डूइंग इट, आई हैव नो प्रॉब्लम। मॉडर्नाइजेशन, वी हैव टू मॉडर्नाइज, वी हैव टू हैव अ लीन मीन आर्मी, इसमें कोई शक ही नहीं है। टेक्नोलॉजी यस, बट ये कौन से बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज से आ रहे हैं? टेक, इससे टेक कहां से इंप्रूव हो जाएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये वही पूल है निखिल, ये वही बच्चे हैं जो सड़कों पे घूम रहे हैं, जो 2-3 साल से, आप रात को निकलो सुबह 3-4 बजे, आप बाइक पे कहीं दिल्ली से 100 किलोमीटर चले जाओ, आपको अगर ना रोडों पे दौड़ते हुए बच्चे नजर आए ना, ईस्टर्न पेरिफेरी, वेस्ट, कहीं भी जाओ, आपको 20-50-100 बच्चों के झुंड दौड़ते हैं। अकेडमी खुली हुई, पूरा शेखावती रीजन में बच्चे साल की कोचिंग करते हैं। मैं, बहुत से लोगों को पता नहीं है, बच्चे OR भर्ती भरने के लिए कोचिंग करते हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए। तो माँ बाप की भी हसरतें डूबी हैं, इनकी तो पहले इनको चलने दो, फिर शायद बच्चे सोचेंगे यार मैंने नहीं जाना TOD, तो मैं कॉलेज चले जाता हूँ, मैं कोई धंधा शुरू कर दूंगा। तो लेट हिम प्रिपेयर ना, उसको प्रिपेयर करने दो, उसको दे दो टाइम थोड़ा सा, क्या फौज में मुश्किल है, या वो पुलिस के लिए चला जाए। लास्ट चीज जो मैं इसमें कहना चाहता हूँ, देखो निखिल, ये हमारी प्राइड है, हमारे देश की प्राइड हमारी फौज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। देखो ये लास्ट बैस्टियन है इस देश का, और जब भी कोई आता है स्टैटिस्टिक्स कहते हैं सबसे रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन फौज है। बेस्ट कहाँ है? फौज है। तो जवान जो है देहात से, स्पोर्ट्समैन है, जो सबसे पहले वो जाना चाहता है, फौज में जाता है। अब क्या होगा इस स्कीम से? वो कहेगा यार फौज छोड़ो, पुलिस में जाता हूँ, 57 साल तक नौकरी करूंगा, BSF CRPF में। NPS है, ठीक है, उसको NPS का इश्यू नहीं। आज भी बच्चे कह रहे हैं जी ले लो, हमें पेंशन मत देना, आप अंडरटेकिंग ले लो कि 50% पेंशन पे आ जाओ, उतनी ही भर्ती हो जाएगी। तो
अभी उनके टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करो, वो कर सकते हैं हम। पेंशन अगर इशू है, पेंशन तो जल शर्मा ने बहुत अच्छा बताया कि बहुत साल के बाद इफेक्ट पता लगेगा। पे एंड अलाउंसेस पे है, कम कर दो, कम ले लो, बट ट्रिकल से जैसे जैसे स्टार्ट कर दो। तो मेरे को लगता है इस स्कीम को बनाया जा सकता है अच्छा, बट पहले पुराने जो चल रहे हैं उनको थोड़ा सा एक किनारे पे ले आओ और फिर इस स्कीम को जो है देखा जा सकता है इसमें क्या कमी है। और लास्ट पॉइंट, क्या हमने हमारे कमांडिंग ऑफिसर से फीडबैक लिया? मुझे नहीं पता। क्या हमारे कंपनी कमांडर्स, हमारे जेएसओ वगैरह जो फौज की रीढ़ की हड्डी है, क्या वो तैयार है इन लोगों को इस टाइप की रिक्रूटमेंट के लिए? वहां से फीडबैक स्टार्ट होना चाहिए, जो ऊपर तक आना चाहिए। ये स्कीम जो मुझे लग रहा है ये ऊपर से नीचे आ रही है, और फौज को कहा गया अभी अब आप इसमें, ये अच्छी स्कीम, अभी इसको तुम जो है ना चलाओ। तो ये बनती नहीं बात। तो फौज की रखने के लिए हमें उसकी प्रोफेशनलिज्म रखने के लिए, उसकी कटिंग एज रखने के लिए, एंड ऑपरेशनल, जनरल अशोक ने बताया था कि पहले ऑपरेशनल तो हम असेस कर लें, पहले थिएटर कमांड तो ले आए। इतने रिफॉर्म्स की जरूरत है। आई एम ऑल फॉर रिफॉर्म्स। फौज में बहुत रिफॉर्म्स की जरूरत है। मैं चाहता हूं ऑल इंडिया ऑल क्लास हो पूरी आर्मी। मैं ऑल इंडिया ऑल क्लास रेजिमेंट का ऑफिसर हूं। मैं चाहता हूं कि बिल्कुल एक कास्ट क्रीड के पूरी ऑल इंडिया बेस्ट 45,000 बच्चे ले लो पूरे देश से, ना सिख देखो, ना जाट, ना डोगरा, कुछ नहीं, बेस्ट पॉसिबल टैलेंट अक्रॉस द कंट्री। वो सब रिफॉर्म्स बहुत अच्छे रिफॉर्म्स है, गुड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। वो नेशनल इंटीग्रेशन नहीं है। नाम रखने से अग्निवीर कैसे नेशनल इंटीग्रेशन हो जाएगा या हो जाएगा? तो इस यही बच्चों के जो मैं उन मेरे को फोन करते हैं, मुझे जो उनका सेंस लग रहा है, मैंने सोचा आपको फ्रैंकली ये बता दूं। जनरल शर्मा, आपके पास आना चाहते हैं। शुरुआत में जब आप अपने ओपनिंग रिमार्क्स रख रहे थे, तब आपने कहा था कि 4 सावधानियां हैं जो चाहते हैं आपकी सरकार रखे स्कीम के रोल आउट के बाद। अब क्या आप वो शेयर करना चाहते हैं हमारे दर्शकों के साथ? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ऑफिसर डाउनसाइजिंग सीरियसली लास्ट 3 साल से हुई है। ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कैपेसिटी, जब मैं एडजुटेंट जनरल था 2000 बच्चे आते थे। इस वक्त ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए 1200 बच्चा आता है। तो 800 बच्चों की डाउनसाइजिंग ऑफिसर्स के इनटेक में हो चुकी है। ओनली थिंग इज, ये सब काफी चीजें जो हुई हैं ये पब्लिक नॉलेज में नहीं है और इसलिए हम उनके बारे में नहीं जानते। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो अभी स्कीम में टेक्नोलॉजिकल इनटेक का जो फॉर्मेट बनाया जा रहा है, उस फॉर्मेट में जो अब जहां तक मैंने सुना है, बिकॉज हम भी रिटायर्ड है, जो फॉर्मेट बनाया जा रहा है उसमें लिखा गया है कि आर्टिफिसर या ITI क्वालिफाइड या ये क्वालिफाइड क्वालिफिकेशंस के ऊपर एक स्कीम बनाई जा रही है। अब उसको, इस स्कीम को बनाने में उनको थोड़ा ITI से बातचीत चल रही है, सीरियस बातचीत चल रही है, गवर्नमेंट की भी चल रही है और आर्म फोर्सेस की भी चल रही है। रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट की बातचीत चल रही है इनसे कि किस किस्म की क्वालिफिकेशन आए ताकि हम ऑपरेटर को एज ऑपरेटर ले सके, ताकि उस किस्म की ट्रेनिंग को नहीं करना चाहे। सो ये बात मैं कहना चाहूंगा। मैंने जो अपने 3-4 मुद्दे बताए थे, पहली बात यह है कि हमको ऑफटेक जो है उसको, ऑफटेक को पहले प्लान करना पड़ेगा कि किस बंदे को सेलेक्ट करना है और किस तरीके सेलेक्ट करना है। और ज्वाइन करने से पहले डॉक्यूमेंट्स जो पब्लिश होंगी उसमें लिखा जाना चाहिए कि सिलेक्शन करने का तरीका क्या है, और हमको विश्वास करने की आवश्यकता है अपने लोगों पर कि वो तरीका फॉलो किया जाएगा। क्या तरीका है? वो तरीका एग्जिस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट को वर्कआउट करके बनाना है, कैसे ट्रांजिशन होगा। दूसरा, ऑफटेक का जनरल अशोक कुमार ने बोला है कि 50% अगर हमारे 30,000 लोग भी निकलते हैं तो 30,000 तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, आप अपने अंदर ही निकलेंगे अगर 4 साल बाद। परंतु ये स्कीम 7 साल के बाद इनटेक 1.25 लाख होने वाली है। अब 1.25 लाख हर साल लेंगे हम, जब हमारा एक ऑप्टिमल लेवल आ जाएगा, जब हमारा डाउनसाइजिंग हो जाएगा, तब एनुअल इनटेक 1.25 लाख हो सकता है 7-8 साल में। तब हम कितना ले सकते हैं उस विषय में विचार करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए एक मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी पड़ेगी कि हम कितने लोगों को किस साल में एब्जॉर्ब कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, जहां भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब बैंक्स की बात सिंपल है, बैंक ग्रेजुएट मांगता है, हमारा बच्चा 10+2 है, हमको एक स्कीम बनाने की आवश्यकता है। बैंक्स में, मैं बैंक में काम कर चुका हूं, बैंक्स में वैकेंसीज हैं और बैंक खाली जाती हैं बिकॉज हमारे पास उस क्वालिफाइड के बंदे नहीं है। तो हमको वो क्वालिफिकेशन प्लान करने की आवश्यकता है। तीसरी बात है कि ये जो आई थिंक ये 2 बातें बहुत है, बाकी मेरे मित्र दोनों जनरल अशोक और जनरल मोर को भी समझ देना चाहिए, वो बताएंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। जनरल कुमार,
मैंने कुछ बातें पहले ही कही हैं। एक मुद्दे पर मैं और आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, वो है कि क्या इस चेंज को ग्रेजुअली लाया जाए जैसा सजेस्ट किया जा रहा है, या अब्रप्टली लाया जाए अगर स्कीम अच्छी है तो। मेरे ख्याल से जो इंक्रीमेंटल मॉडल है कि पहले पायलट कर लो 5,000 इस साल, 10,000 इस साल, वो देखने में तो अट्रैक्टिव लग सकता है और शायद उसका एक्सेप्टेंस भी बेहतर हो, लेकिन सिंस यह स्कीम एक बहुत बड़ा चेंज लाने जा रही है, इस चेंज को तभी इम्प्लीमेंट करना संभव है जब ये अपने फुल ब्लोन फॉर्म में एब्सोल्युटली इंसर्ट की जाए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा जो सोशल मीडिया में भी काफी वायरल हो रहा है कि आपको पता है कि 1990s में कश्मीर में बहुत बड़ा जेनोसाइड हुआ था, कश्मीरी पंडित्स का बहुत बड़ा पलायन हुआ था और इंसर्जेंसी की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। डिफेंस फोर्सेस अपना बेस्ट कर रही थी, फिर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो 1994 में उस समय के चीफ जनरल जोशी ने राष्ट्रीय राइफल्स को रेज करने के लिए ऑर्डर दिए। उसका भी बहुत विरोध हुआ कि सभी ये खिचड़ी फौज कैसे करेगी, और भी ढेर सारे चैलेंजेस थे, लेकिन वह राष्ट्रीय राइफल्स को इम्प्लीमेंट किया गया और आज इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में काउंटर इंसर्जेंसी की रोल में राष्ट्रीय राइफल्स ने जो योगदान दिया है वो अपने आप में एक ज्वलंत उदाहरण है। और इसी तरह से अगर अग्निपथ स्कीम के कुछ एक चैलेंजेस को ओपन माइंड से हल कर लिया जाए तो यह बदलाव भी हमारे डिफेंस फोर्सेस में एक मील का पत्थर साबित होगी। ये मेरा बहुत बड़ा इस विषय पे मानना है। जनमोर, आप कोई क्लोजिंग रिमार्क्स देना चाहते हैं स्कीम की बेहतरी को लेकर? मैं तो यही कहूंगा कि जो है विश्वास जीतना बहुत जरूरी है युवाओं का, और जो हमारी सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है और जवान जिस बैकग्राउंड से आते हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसको टेस्ट बेड कर लीजिए आप स्कीम को। हम ये नहीं कह रहे कि हम सब चाहते हैं हमारी ये सब ना हो ना, हम कोई नहीं चाहता कि सड़कों में बच्चे आए, और हम ये भी नहीं चाहते क्योंकि हमने अपनी जवानी दी है। फौज में भी हम लोग सीनियर ऑफिसर के रैंक से रिटायर हुए, हम चाहते हैं कि हम जब भी फौज की देखें तो अच्छी खबर सुने, हमें अच्छा लगे, अच्छा फीडबैक हो। तो हम सब पॉजिटिव और सकारात्मक लोग हैं और इसीलिए हम सारी बातें पॉजिटिव ही करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसको पहले तो जैसे जनरल अशोक ने बोला कि पहले इनका कोई गलती नहीं, कोर्ट में जाएंगे, लिटिगेशन चलता रहेगा, फिर होता है 15 साल बाद सुप्रीम कोर्ट बोले जी इनको भर्ती कर लो। इसलिए कोई ईगो नहीं होती है बड़े बड़े संस्थानों में। इनकी प्रोसेस स्पेशली एयरफोर्स में बहुत सीरियस है। सिर्फ कॉल लेटर आना बाकी था। बच्चे रो रहे हैं घरों के अंदर, उनके घर में जश्न हो चुका था जी हमारा तो अब सैनिक बनने वाला है। वो साल 1.5 साल हो गया उस बात को, तो उसको हम स्टोन वॉल नहीं कर सकते, वो करिए। और इस स्कीम में जो कंस्ट्रक्टिव बदलाव हैं इसको देखें हर एक एंगल से। रिफॉर्म चाहिए आर्मी में, बहुत ज्यादा रिफॉर्म चाहिए आर्मी में, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ रिफॉर्म, बट शायद रिक्रूटमेंट पैटर्न को इतना ज्यादा ना छेड़ा जाए। और कई जगह है जहां हम रिफॉर्म कर सकते हैं, ट्रेनिंग को लेके ऑल इंडिया ऑल क्लास आर्मी बनाए, बहुत जबरदस्त चीज है, ये आना चाहिए, इसकी जरूरत है। तो ये अच्छा मौका है, ऑल इंडिया ऑल क्लास ले आओ आप, कोई इस पर ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करेगा इस पर, क्योंकि इसकी जरूरत है। सो आई फील कि बच्चों का वो करने के लिए पुराने बच्चों को पहले ले लें, स्कीम को थोड़े दिन के लिए फ्रीज कर दें, एंड तब तक पुरानी भर्ती से ले लो। देखो 6 महीने में शायद टेम्पर डाउन हो जाए और पीपल विल गेट यूज्ड टू। जैसे जनरल शर्मा ने कहा, नोटिफिकेशन बहुत जरूरी है। वी हैव टू गो इन डिटेल। इसकी जो एसओपीज लिखी जाएंगी, इसके जो टर्म्स एंड कंडीशन ड्रॉ करे जाएंगे, उनमें लूप होल छोड़ दिया ना, फिर वही लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी। हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स को हम ये नहीं देना चाहते काम की वो यही करते रह जाएं कि जी 20 बंदे गए, 20 के 20 सब कोर्ट में खड़े, आप जाओ हाजिरी देने के लिए। सो इसलिए एचआर बड़े इश्यूज उभर के आएंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, जो बड़ी मुश्किल से जनरल शर्मा जानते वो एजी रहे हैं, कैसे हमने ऑटोमेशन किया जवानों के डॉक्यूमेंटेशन को, कैसे जवानों के रिटायरमेंट बेनिफिट हम टाइम पे देने, ये बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं फौज के अंदर। तो उसमें अब ये ले आएंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो जो सिस्टम सेट हो रहा था वो थोड़ा सा, इसलिए जवानों को बहुत आशंका है। आज मेरे पास बहुत जेसीओज ने फोन किया जो है, वो कहते हैं साहब आप सही बात कह रहे हो, ये यूनिटों में इसके मामले में कोई ज्यादा लोग खुश नहीं है, ये कि ये क्या करेंगे लोग आके। सो इसलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, टेक फीडबैक फ्रॉम डाउन बिलो, एंड द स्कीम कैन बी रीवर्क्ड, इट कैन बी रीवर्क्ड। इसमें है दम चेंज करने का थोड़ा बहुत।
चलिए ऑन दिस नोट हम रखवाले के इस किस को यहाँ कंक्लूड करते हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पे जो स्टीम गेस्ट थे हमारे इस पैनल पे, इनकी बातों को सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने भी सुना होगा, एमओडी में भी लोगों ने सुना होगा, उन युवाओं ने भी सुना होगा जो अपना एतराज़ जता रहे हैं, उनमें से कुछ हिंसक हो रहे हैं। हम अपनी तरफ से अपील करना चाहते हैं कि कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। जो स्कीम अब अनाउंस हो गई है उसके अच्छे और बुरे एस्पेक्ट्स को समझिए, एतराज़ जताने के दूसरे तरीके भी हैं आपके पास, मन लगा के तैयारी कीजिए और अपना भविष्य देखिए। जिस भी करियर को आप चुनना चाहते हैं, फौज तो फौज, और अगर दूसरी कोई चीज़ तो किसी दूसरी चीज़ की तरफ भी आप देख सकते हैं। हम जनरल शर्मा, जनरल कुमार और जनरल मोर का शुक्रिया अदा करते हैं रखवाले की तरफ से। शुक्रिया हमारे दर्शकों का भी जिन्होंने रखवाले की इस किस्त को देखा, बहुत बहुत शुक्रिया।